नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਚੋਪੜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਹਿਸਾਨ ਉਲ ਹਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਈਏਐਸ ਬਣਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। थैंक यू पंजाब केसरी टीवी चैनल और अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसी मैसेज दे पाऊँ एस्पायरेंट्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज को कि उनको क्लैरिटी हो जाए कि ये एग्ज़ाम जितना उन्होंने डिफ़िकल्ट समझ रखा है उतना ही आसान है जी। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता दूं कि हर साल यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज जी। और ये एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में होता है। पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो हर साल जून में होता है, उसके बाद मेंस और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू। 5.5 से 6 लाख बच्चे हर साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम राइट करते हैं और उसमें से 16,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली वो मेंस में क्वालिफाई करके जाते हैं और 16,000 में से 3,000 बच्चे फाइनली इंटरव्यू में जाते हैं और 3,000 में से 800 और 1,000 के बीच में डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसीज़ विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस प्लस ग्रुप ए सर्विसेज। अब आपका जो सवाल है कि झुंझलाहट है बच्चों के अंदर कि ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। एक्चुअली अगर आप इसका सिलेबस देखें तो एवरीथिंग अंडर द सन इज़ ए सिलेबस, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो +1 +2 सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस है जी। चूँकि ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है जो स्ट्रेटजी का है, जो टूल्स का है और टेक्निक्स का है। अब चूँकि 5.5 लाख बच्चे इसको राइट करते हैं तो हर बच्चे के माइंड में एक झुंझलाहट यही रहती है कि मैं क्या उन 16,000 का पार्ट बन पाऊँगा या फाइनली जो 3,000 इंटरव्यू में जाते हैं क्या मैं उनका पार्ट बन पाऊँगा। तो दे कंसिडर इट एज ए वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ कॉम्पिटिटिव। लेकिन टूल्स और स्ट्रेटजी अगर आप समझ पाएंगे तो फिर ये एग्ज़ाम इज़ एज़ ईज़ी एज़ पासिंग आउट 9th एंड 10th क्लास। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि बच्चे 16 घंटे इसकी तैयारी में लगे रहते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं एंड फाइनली जब एग्ज़ाम राइट करने जाते हैं तो पूरे 12 महीने की तैयारी 16 घंटे पर डे के हिसाब से और एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम में 2 घंटे मैनेज नहीं कर पाते। जो 2 आवर्स हैं एग्ज़ाम के उसको मैनेज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बमुकाबले 16 घंटे डेली पढ़ना और 12 महीने तैयारी करना। तो मेरे पास कुछ टूल्स हैं मैं जिनको यूज़ करता हूँ अपनी मेंटरिंग में, टीचिंग में और काउंसलिंग में, और मैंने इसका नाम ही बहुत आसान आईएएस रखा हुआ है। asanIAS.com के नाम से हमारा पोर्टल है। तो पहला टूल है जिसको मैं बोलता हूँ कैचिंग द नर्व ऑफ द पेपर सेटर, कि जब पेपर सेटर की आप नर्व को कैच कर सकते हैं तो आपके लिए पेपर सेटर के माइंडसेट को रीड करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अब वो कैसे आप पेपर सेटर की नर्व को कैच करेंगे? वो आप ऐसे कैच करेंगे कि पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स की आप एनालिटिक्स करिए और एनालिटिक्स करने के बाद आप ये देखिए कि पेपर सेटर ने ये सवाल पूछा क्यों है। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन से A B C D, तो आपने ये नहीं उसमें देखना है कि राइट कौन सा, आपने ये भी देखना है कि 3 गलत क्यों हैं। तो जिस दिन आपने उस टेक्निक को समझ लिया कि 1 राइट है और 3 गलत क्यों हैं, उस दिन आपको पेपर सेटर के माइंडसेट को रीड करना आसान हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। दूसरी मेरी टेक्निक है वो है लर्न द वे ऑफ लर्निंग। हर आदमी ये बताता है कि लर्न लर्न एंड लर्न, लेकिन कोई ये नहीं बताता हाउ टू लर्न। तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। कि मिसाल के तौर पे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में आपने पार्लियामेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट के बारे में स्टडी करनी है तो सिर्फ वो किताब से पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे कि अगर हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट में
जो करंट हैपनिंग्स हैं उस साल की, रेलिवेंट हैपनिंग्स इन द इंडियन गवर्नेंस, उनको भी आपने कनेक्ट करके उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे जा कर के डॉट्स कनेक्ट करने, ताकि आपकी नॉलेज मैक्सिमम हो जाए और वो जो 2 घंटे का एग्ज़ाम है आप उसको कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें। सो पहली टेक्निक हुई कैचिंग द नर्व ऑफ द पेपर सेटर, दूसरी टेक्निक हुई लर्न द वे ऑफ लर्निंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या नहीं पढ़ना आपने। चूँकि आप पूरी पूरी की पूरी किताब पढ़ डालें और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता वहाँ पर। क्यों नहीं मिलता? चूँकि आपने डॉट्स कनेक्ट नहीं किए, आपने इंडियन गवर्नेंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। क्योंकि जब तक आप इन टेक्निक्स को नहीं समझ पाएंगे, आप जितनी चाहे बुक्स पढ़ लें, आपके लिए ये एग्ज़ाम मुश्किल ही रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे झुंझलाहट में रहते हैं कि इतना सिलेबस, चूँकि इसमें सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी 3, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी में भी है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन मेजर पोर्शन इज़ करंट अपडेट्स, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस को थ्रू स्ट्रेटजीज अंडरस्टैंड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज सिलेबस कुछ भी नहीं है। अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ जीएसटी, तो वो कहते हैं जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो फुल फॉर्म हुई। जी बिल्कुल। हमें फुल फॉर्म नहीं समझनी, हमने ये समझना है कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड जीएसटी क्या है। तो कॉन्सेप्ट जीएसटी के पीछे ये है कि इट इज़ ए वन इंडिया टैक्स प्रोग्राम। तो यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर एस्पायरेंट्स जो एनालिटिकल इन माइंड्स, गुड डिसीजन मेकर्स, और उनका विजन क्या है देश के लिए, कि वो सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं, यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। चूँकि पूरे इंडिया में यही एक सर्विसेज है जो 21 साल की उम्र में किसी भी यंग बॉय एंड गर्ल को अपॉर्चुनिटी देती है टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नेंस। और बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने 21 साल की एज में दे हैव बिकम ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज। और इंडिया बीइंग ए यंग नेशन, अभी पूरी दुनिया के अंदर वी आर द यंगेस्ट नेशन, आवर एवरेज एज इज़ बिलो 35। तो इफ़ इंडिया कैन ग्रो, इट विल ग्रो विद यंग इंडियंस। तो मैं अक्सर कहता हूँ इंडिया विल रॉक विद यंग इंडियंस। तो हमें इनकरेज करना चाहिए, ना कि बच्चों को उस झुंझलाहट से बाहर निकालना है हमने, कि आप कॉम्प्लेक्स सिटीज़ को जो है ना सिंप्लीफाई करें। इसलिए मैंने सारा प्रोग्राम आसान आईएएस के बैनर के नीचे इतना सिंप्लीफाई कर रखा है, एंड मैक्सिमम फॉलोइंग है। आई हैव बीन टॉकिंग टू मैनी यंग पीपल इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। और चूँकि मैं 2 फिलॉसफीज़ पे काम करता हूँ, लाइफ इज़ सिंपल एंड इंडिया फर्स्ट, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम बच्चों को ये बता पाऊँ कि सिंस यू आर ए ग्रेजुएट, जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, सो यू क्वालिफाई टू अटैम्प्ट दिस एग्ज़ाम। और 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं जनरल कैटेगरी में, तो एवरीबडी मस्ट मेक एन अटैम्प्ट। अगर आप आईएएस नहीं भी बन पाएंगे बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज़, तो कम से कम आप अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे उस लेवल पर जो एक आईएएस ऑफिसर जॉब में करता है। एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ ए टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज। आप एक वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ की लेवल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस अटैम्प्ट जो करेगा अल्टीमेटली उसको डिसीजन मेकिंग और आपका एनालिटिकल माइंड, ये तो उसका इम्प्रूव हो ही जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर डज नॉट कम फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ ए पेपर सेटर एंड फ्रॉम द करंट हैपनिंग इन इंडिया एंड ओवरसीज़। तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, राइट, एनवायरनमेंट पढ़ रहा है, कल्चर पढ़ रहा है, और एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का बच्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है। क्योंकि फ्यूचर ट्रेंड जो है वो है लिबरल एजुकेशन का। आज की डेट में टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो यूज़र फ्रेंडली कि आईएएस क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप इंटरनेट की सपोर्ट से, टूल्स की सपोर्ट से, काउंसलर्स एंड मेंटर्स अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है कि
इट्स ए वेरी इजी एग्ज़ाम। तो मैं तो अरुण जी ये कहना चाहूँगा कि सारे बच्चों को मेरी मैसेज यही है, पूरे देश के नौजवानों को, कि यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ਆਈਐਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂਟਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਸਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जी देखिए, एजुकेशन जो है वो दो चीज़ों पे चलता है। वन इज़ पैशन एंड सेकंड इज़ कंपैशन। जी कि एजुकेशन इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री, इट इज़ ए पैशन। तो मैं काफ़ी ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ, और वर्चुअली कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स और डिलीवर भी करता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो ये रहता है कि नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज वर्ल्ड के ऊपर मैं बच्चों से बात करता हूँ। एकेडमिक का जो रोल है, बच्चे आजकल डिग्री लेने में एक रेस लगी हुई है, मैं बीटेक कर लूँ, मैं बीबीए कर लूँ, मैं एमबीए कर लूँ, या कोई भी एकेडमिक कोर्स कर लूँ। बिलीव मी, वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। अब वो एकेडमिक वर्ल्ड नहीं रहा। एकेडमिक का रोल इज़ सिर्फ 20%, 80% इज़ हु यू आर। आपके पास स्किल्स क्या हैं, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं इंडस्ट्री को, समाज को और देश को। क्योंकि पढ़ने का मकसद ये नहीं कि हम एक सिर्फ नौकरी करेंगे, पढ़ने का मकसद ये है कि आप देश के लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे। तो द वर्ल्ड इज़ ए वर्ल्ड ऑफ स्किल्स। आप देखिए, बहुत से कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स को ट्रेन किया और उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी काम कर रही है। इंडिया कैन ऑल्सो बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी अगर हम अपने यंग लोगों को गाइड कर सकें, ट्रेन कर सकें और उनको हम स्किल कर सकें। तो मैं जो ट्रैवल करता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, या वर्चुअली या फिजिकली, पर्पज़ एक ही होता है, लेट अस री इन्वेंट इंडिया सक्सेस स्टोरी, और इस यंग नेशन को लेट अस मेक वर्ल्ड्स नंबर 1 नेशन। वो हमेशा ध्यान में रहता है। तो मैं मास्टरमाइंड बिजनेस स्कूल लंदन का इंडिया डायरेक्टर हूँ। इसके अलावा मैं टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल ओलू यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड के लिए इंडिया में टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स पे काफ़ी कंट्रीब्यूट करता हूँ टू ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्कूल्स इन इंडिया। और चूँकि मैं जलंधर में बेस्ड हूँ, जहाँ पे पंजाब केसी ग्रुप का हेडक्वार्टर है, जहाँ से आपने मुझे आज इनविटेशन दिया आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर भी एक AGI ग्लोबल स्कूल का मैं एडवाइज़र हूँ, और उस पर एक डिफरेंट स्कूल सेटअप करने की कोशिश की है और सेटअप हो चुका है। इसमें आई हैव इनवाइटेड फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम फैकल्टी, दे आर ट्रेनिंग आवर टीचर्स। देन इसमें हेल्थ केयर के लिए मैंने लंग केयर फाउंडेशन, जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी NGO है, जो लंग कैंसर के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस कैंप लगाती है और एयर क्वालिटी के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उनको पार्टनर बनाया है। इसके अलावा मेरे साथ लाइफ स्किल ओलंपियाड सिंगापुर की पूरी टीम इस स्कूल में काम करेगी। तो दिस स्कूल इज़ गोइंग टू बी ए स्कूल ऑफ कन्वर्टिंग द यंग चिल्ड्रन टू बी द लीडर ऑफ टुमारो, फ्यूचर रेडी लीडर्स। उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी इनवाइट करूँगा, कभी आइए और स्कूल विज़िट करिए। अभी हमने इसको प्ले वे से लेकर के 5th तक शुरू किया, एंड स्लोली वी विल टेक इट टू 10+2। अपना CBSE बोर्ड से एफिलेट कराएंगे, लेकिन फोकस लर्निंग बाय डूइंग पर ही है। फोकस इज़ नॉट बुक्स, फोकस इज़ लर्निंग बाय डूइंग, लाइफ स्किलिंग, टैलेंट बिल्डिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एंड प्रिपेयर दैम फॉर द चैलेंजेस ऑफ टुमारोज लाइफ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰੇ ਬਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, जी ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ, जी जी ज्ञान पे होगा। ਉੱਤੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, जी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ वाले पासे कितना ध्यान लगा? यस, मैं इसलिए आया कि मेरा जो मेरे फादर थे, ही वाज ए प्रिंसिपल ऑफ ए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जी तो लीगेसी तो वहीं से आई है, चूँकि घर में एजुकेशन थी। सेकेंडली मैंने मैनेजमेंट की स्टडी करने के बाद ये जॉब लिया और जॉब में 20 साल गुजारे, लेकिन मुझे ये लगा
कि मैं जॉब करता रहूँगा तो किसी को जॉब नहीं दे पाऊँगा। जी। मैं अपना ही जॉब संभाल लूँ, सिक्योर कर लूँ, वही अपने आप में एक अचीवमेंट होगा। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोई किसी को जॉब दे सकता है तो एक बिजनेसमैन दे सकता है। जी। तो फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप को स्टडी करना शुरू किया और फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन ही कर दिया आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ माय सर्विसेज। 19 साल की मेरी अभी सर्विस बाकी थी और पिछले आप समझ लीजिए 14 साल से आई एम इनटू एजुकेशन एंड कनेक्टिंग इंडियन बिजनेसेस टू इंटरनेशनल मार्केट साइंटिफिकली, जिसको हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि अगर हम एजुकेशन और हेल्थ किसी भी कंट्री के प्राइम सेक्टर्स होते हैं, अगर हम एजुकेशन अच्छी दे पाएँ, अपने यूथ को वो एजुकेशन दे पाएँ जिससे वो एम्प्लॉयबल हो जाएं, अपने बिजनेसेस को सेट कर सकें, जो वो करना चाहते हैं पैशनेटली वो कर सकें। क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, स्पेशली पंजाब से। हमारा यूथ काफ़ी ओवरसीज़ में जा कर के दे आर लिविंग देयर ओन कंट्री, दे आर गेटिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रूट्स। बिल्कुल। लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस पे, मुझे कोई डिसलाइकिंग नहीं है, अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर जाएं। लेकिन इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, इट इज़ ए कंट्री ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटी ऑफ कास्ट, कलर, एंड वी लिव टुगेदर इन दिस ब्यूटीफुल कंट्री। तो मुझे लगता है कि देश के लिए काम करना है तो हमें अपने नौजवानों को लीडरशिप ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने रिज़ाइन किया था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों की लाइफ को टच कर सकूं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और काफ़ी हद तक मैं उसमें कोशिश कर रहा हूं और कामयाबी मिल भी रही है मुझे। Like many of my students are becoming IAS, they are cracking multiple competitive exams. Many of my young people have become successful businessmen. Now they are big exporters. Because I take delegations of businesses to many countries. I also take delegation of academic people to many universities in Europe and other countries. और पर्पज़ ये है कि अब तो चूँकि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया है जी। इंटरनेट आने के बाद, तो हमें सबको कनेक्ट होना पड़ेगा विद दी वन सिंगल मार्केट। चूँकि इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप नॉलेज पे काम कर सकते हैं और नॉलेज से आप कनेक्ट होकर के यू कैन डिलीवर एनीथिंग एनीवेयर विद एनीवन। जी। तो इट्स ए कोलैबोरेशन इकोनॉमी, मिलजुल करके हम सब एक नया देश बनाने की कोशिश करें, इसी के प्रयास चल रहे हैं मेरे। जी जी। तो मैं आखिरी सवाल पूछना ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਤੌਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, जो पेपर देना है, तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही, मैं उसे गुरु मंत्र तो नहीं कहूँगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी यंग लोग मेरे इस बात को सुन रहे हैं पंजाब टीवी चैनल की तरफ से, पंजाब केसरी ग्रुप के टीवी चैनल की तरफ से, कि आपका एक गोल सेट होना चाहिए और गोल जो है वो लॉन्ग टर्म्स होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए शॉर्ट टर्म गोल कि आपने आने वाले 10 साल में क्या हासिल करना है। सेकेंडली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि वो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। कि आप इंजीनियरिंग करके बाहर आए कैंपस से, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20-30,000 रुपीज़ सैलरी, लेकिन आपको मिलती है 10,000 रुपीज़। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ ए बिगर प्रॉब्लम दैन अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो एनकरेजिंग स्टार्टअप। और मुझे लगता है कि सारे यूथ को स्टार्टअप पे काम करना चाहिए। और जहाँ तक बात है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसकी मैंने टेक्निक्स बताई हैं। अगर किसी को कोई भी काउंसलिंग या मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। asanias.com इज़ माई पोर्टल, और यू कैन ट्रैक मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। माई नेम इज़ एहसानुल हक। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी साढ़े स्टूडियो। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।